नमस्कार, जय श्री राम। रात्रिकालीन सत्र में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी सर। प्रणाम सर। बहुत-बहुत आपका नमस्कार। स्वागत है सर। बहुत ओमकार धन्यवाद चौधरी स मुझे याद करने के लिए और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ओमकार चौधरी सर से परसों जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं अभिषेक जी, आपने बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया। 4 दशक हो गए मुझे राजनीति कवर करते हुए। तो आज जो सदन में हुआ, सर 4 दशक में आपने कब देखा कि सत्ता पक्ष ऐसे एक बिल लेकर के आ रही है और बिल में अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर भी कार्रवाई के लिए है, तो ये क्यों मान के बैठे हैं कि बीजेपी की ही सरकार रहेगी या किसी मंत्री की? क्योंकि सरकार तो ज़रूर बदलेगी और जब बदलेगी तो इन पे भी कार्रवाई होगी। ये क्यों मान के बैठे हैं कि भाई अब हम देश में चुनाव नहीं जीतेंगे? ये क्यों मान के बैठे हैं कि चोर का मतलब, भ्रष्ट का मतलब हमें ही पकड़ा जाएगा? और एक ऐसा कानून जब आया, हर बात पे तो विरोध हो ही रहा है। हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन इनके झूठ पकड़े जा रहे हैं, चुनाव आयोग के द्वारा पकड़े जा रहे हैं, अब तो अलग-अलग मीडिया एजेंसी के द्वारा पकड़े जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ओमकार चौधरी सर, इन्फ्लुएंसर भले ही अपनी गलती माने या एफआईआर के डर से वीडियो डिलीट करें, लेकिन आज भी राहुल गांधी जिस प्रकार से बिहार में बोल रहे थे, तेजस्वी यादव जिस प्रकार से बोल रहे थे, कहाँ जा रहा है सर देश? देखिए, मैं कुछ नाम पढ़ता हूँ, आपको इससे पता लगेगा कि इनका ये दृढ़ विश्वास क्यों जमा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कभी जेल जाएंगे नहीं। एक तो मैं ये ठीक। क्लियर कर दूं कि ये तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इससे पहले वो गुजरात में भी 13.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे। उन पर जी, एक छोटा सा भी दाग लगा नहीं है 24 साल के अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यकाल में। एक छोटा जी, सा दाग भी लगा नहीं है। तो जी। इनको भरोसा क्यों नहीं होगा कि भाई कम से कम ये प्रधानमंत्री तो जेल नहीं जा रहा है। हुँ। और उन्होंने हालांकि अपने आप को भी इस बिल में रखा है, यानी प्रधानमंत्री पद को भी इस बिल में रखा है कि हाँ, प्रधानमंत्री भी अगर संगीन मामलों में पकड़ा जाए, गिरफ्तार हो, 30 दिन जेल में रहे, तो उसको बर्खास्त किया जाए, उसको हटा दिया जाए। ठीक है? जी, तो जी। इनका नैतिक अधिकार वैसे ही नहीं बनता है। हुँ, आपके बिहार से शुरू करते हैं। लालू यादव चीफ मिनिस्टर हुँ, थे, उनको जेल जाना पड़ा। हुँ, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना करके गए। हुँ। जयललिता को मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाना पड़ा। ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाना पड़ा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ए राजा दूरसंचार मंत्री थे, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोपी हुए, उनको जेल जाना पड़ा। सुरेश कलमाड़ी जो आपका कॉमनवेल्थ घोटाला था, केंद्रीय मंत्री थे, जेल जाना पड़ा। इसके अलावा मदन मिश्रा, ये बिहार के मंत्री थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जेल गए थे। बाबू सिंह कुशवाहा उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, एनआरएचएम घोटाले में मंत्री रहते हुए जेल गए। और मायावती सरकार के तो कई मंत्री जेल गए थे। इसके जी, अलावा नहीं भूलना चाहिए महाराष्ट्र के 2 मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख, दोनों गिरफ्तार किए गए, दोनों जेल गए। इसके अलावा पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे, अनुव्रत मंडल, एक और जाकिर हुसैन और एक मदन मित्रा, इन पर गंभीर एलिगेशन लगे थे, इनके खिलाफ जांच कार्रवाई हुई थी। और महान विभूति अरविंद केजरीवाल, जिनकी वजह से ये कानून लाना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी, उस समय सरकार भी बेबस थी, क्योंकि संविधान में ये व्यवस्था ही नहीं है कि अगर कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया जाए और वो ढीठ बन जाए, बेशर्म बन जाए, नैतिकता को ताक पर रख दे
और मंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चला जाए और जेल से सरकार चलाने की बेशर्मी पूर्ण जो है हठधर्मी दिखाए, तो तब ये सरकार को लगा कि ये तो एक लैक है संविधान में, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने भी कभी, अभिषेक जी, सोचा नहीं होगा कि कोई इतना बेशर्म आदमी भी आएगा कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होगा भ्रष्टाचार के मामले में और वो जेल चला जाएगा और फिर भी इस्तीफा नहीं देगा। लगभग इन्हीं के समय में, इन्हीं के काल में कम से कम हेमंत सोरेन ने इतनी तो शर्मिंदगी महसूस की थी, इतनी तो नैतिकता दिखाई थी कि जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था तो वो सबसे पहले राजभवन गए, इस्तीफा सौंपा, अपनी जगह उन्होंने कोई नामित भी नहीं किया, बाद में जो है उनको चुना गया था इनकी जगह, तो कम से कम उन्होंने तो इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल तो करीब 5.5 महीने जेल में बैठे रहे मुख्यमंत्री बन के। इसके अलावा मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जेल भेजे गए, चलो उनसे तो इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन सत्येंद्र जैन वो तो लगभग 1 साल तक स्वास्थ्य मंत्री पद पर रहते हुए जेल में बैठे रहे। और मालिश करवा बहुत रहे सारे, थे। आप ये देखो, इनकी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना के आंदोलन के गर्व से पैदा हुई थी, लेकिन अकेले अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया नहीं, संजय सिंह जो इनकी राज्यसभा के मेंबर थे वो जेल गए। इसके अलावा अमानतुल्लाह खान जो ओखला के विधायक हैं वो जेल गए, सोमनाथ भारती जेल गए, प्रकाश जारवाल जेल गए जो देवली से विधायक थे, कुलदीप कुमार जेल गए जो कुंडली से विधायक थे, अखिलेश त्रिपाठी गए, इसके अलावा दिनेश मोहनिया गए। और मैं तो एक्चुअल में जब ये विधेयक पेश किया जा रहा था, मैं देख रहा था कि इनके कौन कौन विधायक जेल यात्रा कर चुके। संजीव झा, महेंद्र यादव, मनोज कुमार, जर्नैल सिंह, राखी बिरला, ये सब गिरफ्तार हो चुके हैं अलग अलग मामलों में। तो जब इतना, और मैं ये देख रहा था कि कितने एमएलए, कितने सांसद दागी हैं, 28% सांसद दागी हैं जिन पे कोई ना कोई मामला पूरे देश में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल ये है कि भाई इस तरह के कानून क्यों नहीं होने चाहिए? कोई नैतिकता नाम की चीज है या नहीं है? जवाबदेही या जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है या नहीं है? इससे ज्यादा बेशर्मी की स्थिति क्या हो सकती है? मैं आज शाम को अपने चैनल पर एक वीडियो चला रहा, एक फोटो चला रहा था। ये जब अभी राहुल गांधी गए सासाराम और लालू यादव को गले लगा रहे थे, तो मैंने उसको चलाया तो धीरेन्द्र पुंडीर जुड़े हुए थे, उनकी हंसी छूट गई। बोला, सर आपको याद आ गया क्या? मैंने कहा हाँ, दर्शकों को भी याद दिलाने के लिए फोटो लगाई है। सितंबर 2013 मनमोहन सिंह एक अध्यादेश पारित करके अमेरिका की यात्रा पर थे। राहुल गांधी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पहुंचते हैं, अजय माकन वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जस्टिफाइड कर रहे थे कि अध्यादेश सही पारित किया गया है, और वो लालू को बचाने के लिए किया गया था, क्योंकि अध्यादेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि अगर किसी को पद पर रहते हुए 2 साल की सजा हो जाए तो वो स्वतः बर्खास्त हो माना जाएगा। लालू को बचाने के लिए वो अध्यादेश लाए। अजय माकन उसको जस्टिफाइड कर रहे थे, राहुल गांधी पहुंचे, जाकर के कहा कि ऐसे अध्यादेश को फाड़ करके रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। रद्दी के टुकड़े में फेंक देना चाहिए। और आज क्या कर रहे हैं सासाराम में? आज लालू यादव को गले लगा रहे हैं, जाकर के सावन के महीने में मटन बनाते हैं, मटन बनाना सीखते हैं उनसे। तो ये पब्लिक को दिखाई नहीं देता क्या? या पब्लिक को ये नासमझ मानते हैं, बेवकूफ मानते हैं, क्या मानते हैं? और आज भी जो रवैया था जिसका चर्चा आप कर रहे थे कि साहब सदन में क्या ऐसा दृश्य देखा है, हमने तो इससे भी बुरे दृश्य देखे। माइक निकाल निकाल करके फेंके गए थे एक दूसरे के ऊपर, और हाँ, वो मिर्च स्प्रे वाला भी कांड हुआ था। मिर्च स्प्रे का हुआ था। यूपी विधानसभा की मैं चर्चा कर रहा हूँ,
माइक निकाल निकाल करके फेंके गए थे। तो सदनों में ऐसे ऐसे लोग पहुंचने लगे हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और लोकतंत्र शर्मसार है। संविधान हैरान परेशान है कि ये स्थिति हो गई है मेरी कि कोई भी मुझे जेब में डाल करके घूमता है और कहीं भी मेरा भोंडा प्रदर्शन करके अपना राजनीतिक स्कोर करने की कोशिश करता है। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं, और नैतिकता का सर्वोच्च मानदंड है ये। इस बिल हाँ, में प्रधानमंत्री ने खुद को भी रखा है कि बिल्कुल। अगर मुझ पर भी आरोप लगते हैं तो 30 दिन के भीतर मेरे ऊपर भी वही सारे प्रावधान लागू होंगे जो एक राज्य के मंत्री या केंद्र के मंत्री या मुख्यमंत्री पर लागू होंगे। इसके बावजूद आप इस तरह का हंगामा कर रहे हैं, और ये भी गृह मंत्री अमित शाह के ये बताने और कहने के बावजूद कि मैं इसको जेपीसी में भेजने वाला हूं, फिर भी आप इस तरह का हंगामा कर रहे हैं, दृश्य उत्पन्न कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि एक्चुअल में विपक्ष का असली चरित्र क्या है। फेयर इनफ, फेयर इनफ। दर्शकों, मैं आप सबके प्रश्न जैसे हमेशा की तरह शो के आखिरी हिस्से में लेता हूं, वैसे ही लूंगा, बुकमार्क करूंगा। रिपीटेड कमेंट ना करें, एक कमेंट जो अच्छा लगेगा, जितने अच्छे कमेंट्स होंगे उन सबको मैं बुकमार्क करता हूं और प्रश्नों के उत्तर देता हूं। एक वीडियो देखते हैं ओंकार सर, आज पे जो अमित शाह जी सदन में कह रहे थे, और उसके बाद थोड़ा इस चर्चा को हम लोग आगे लेके चलेंगे। Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. When I asked a question to the Honorable Home Minister, when he was the Home Minister of Gujarat, he has been asked, sir, whether he took the morality मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूँ। झूठे आरोप लगाए अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान तक मैंने स्वीकार नहीं किया। ये जो एलिगेशन लगाया गया अमित शाह जी के ऊपर और व्यक्तिगत टिप्पणी की, उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया दर्शकों, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि भाई ये कंप्लीट बकवास है कि मैं जब अरेस्ट हुआ था, ठीक है, ये मैं पढ़ देता हूं। आज सदन के एक नेता ने मेरे बारे में टिप्पणी की, जब कांग्रेस ने मुझे फर्जी केस में फंसाया और गिरफ्तार कराया तब मैंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं, मैंने अरेस्ट होने के पहले ही इस्तीफा दे दिया था और बेल पर बाहर आने के बाद भी कोई सदस्यता ग्रहण नहीं की। जब तक अदालत से पूरी तरह से निर्दोष साबित नहीं हुआ तब तक मैंने कोई भी संवैधानिक पद नहीं लगाया। सर, जब अमित शाह जी के जी, मुझे आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द ऐसे लोगों की टोली है जिनको पिछले 10-20 साल में, 25 साल में कौन सी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, उनमें क्या हुआ, इसका भी ज्ञान नहीं है। सबको पता है सीबीआई से एक फर्जी मुठभेड़ कांड में किस तरीके से राज्य के गृह मंत्री अमित शाह को गिरफ्तार कराया गया था। जी, अमित शाह के समर्थकों ने या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोई हंगामा नहीं किया था। उन्होंने जो फैसला सीबीआई ने किया उसका पालन किया, अपने पद से इस्तीफा दिया, वो गए, और बाद में उनको तड़ीपार तक किया गया। तड़ीपार एक अपमानजनक स्थिति होती है कि आप इस बिल्कुल, बिल्कुल। राज्य में नहीं आएंगे जब तक के मुकदमे का निपटारा ना हो जाए। वो बाहर रहे, उन्होंने सजा भोगी, एक तपस्या एक करी उन्होंने, जब बरी हो गए तब गुजरात पहुंचे वो। और ये तो छोड़ दीजिए कि बीजेपी में लोग पदों के पीछे भागते हैं। मुझे याद है हवाला कांड हुआ था पीवी नरसिम्हा राव के समय, और उस समय बहुत सारे नेताओं के नाम आ गए थे, आडवाणी जी का नाम आ गया था। आडवाणी जी ने अपनी संसद सदस्यता त्याग दी थी ये कहते हुए कि जब तक मैं इस आरोप से बरी नहीं होऊंगा तब तक मैं संसद का सदस्य नहीं बनूंगा। मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह फिर साहब सिंह वर्मा को बनाया गया, और फिर
सुषमा स्वराज को बनाया गया था, लेकिन फिर मदन लाल खुराना वापस मुख्यमंत्री के पद पर लौटे ही नहीं। ये इन लोगों को क्या बिल्कुल कुछ पता नहीं है कि भारतीय राजनीति में पिछले 30 साल में 35 साल में क्या हुआ है? ये क्या सलाह देते होंगे राहुल गांधी को? फिर तो गलत सलत बातें बोलते होंगे ना। और वो भी लोकसभा में खड़े होकर के आप अमित शाह जैसी शख्सियत को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने उस गिरफ्तारी के तुरंत पहले इस्तीफा दे दिया था। हैरत होती है। नहीं, ये सही बात भी है, जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं इस देश में। राहुल गांधी के आसपास के जो लोग हैं ओमकार सर, ये इतने अज्ञानी है, तभी तो पूरा का पूरा आपने देखा कि 250 लोग वोट चोरी के मामले में चले गए। अभी जो बिहार में पकड़े गए हैं, उसमें जो नया आज डीएम ने पूछा है सुबोध कुमार से कि किसने बोला था झूठ बोलने के लिए कि तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड कट गया, तो उसने एक्सेप्ट किया। एक कांग्रेसी ने मुझे 5,000 रुपए देने की बात की, बोला राहुल गांधी के आगे बोलना है। ये ब्राइब है, ये क्राइम है। और भारत की डेमोक्रेसी में अनैतिकता अराजकता फैले, उत्पात मचे, विध्वंस फैले भारत के अंदर, ये साजिश है। इसके लिए तो देशद्रोह का केस चलना चाहिए ना ओमकार सर। देखिए, कानूनों में बहुत सारे लैक हैं, और चूंकि अधिकांश समय इस देश में शासन भी इन्हीं का रहा है, और जो आए भी बीच में उनको काम करने नहीं दिया गया, उनकी सरकारें गिरा दी गई। चौधरी चरण सिंह को बनवाया गया तो मोरारजी की सरकार तोड़ने के लिए, उनकी सरकार गिरा दी। फिर वीपी सिंह की सरकार तोड़ने के लिए चंद्रशेखर को बनाया गया, उनकी भी सरकार गिरा दी। और कितने एक बहुत ही मामूली से बहाने को लेकर के साहब वो राजीव गांधी के आवास के सामने हरियाणा पुलिस के 2 जवान उनकी जासूसी कर रहे थे। किसी के घर के सामने खड़ा होकर के कोई किसी बड़े नेता की कैसे जासूसी कर सकता है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। फिर आई के गुजराल की सरकार कैसे गिरी, देवगौड़ा की सरकार कैसे गिरी, काम नहीं करने दिया कभी। और पीवी नरसिम्हा राव के साथ क्या किया मैडम ने और 10 जनपद ने, कौन नहीं जानता है। मनमोहन सिंह एक कठपुतली सरकार रहे। तो इन लोगों ने केवल अपनी सरकारें बचाने के लिए, और अगर कहें तो सत्ता में ये रिपीट क्यों नहीं होते हैं। चलो, मनमोहन सिंह की सरकार रिपीट हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था। और उससे पहले उनकी पाकिस्तान की जो यात्रा थी, जिन्ना की मजार पर जाकर के जो उन्होंने चादर वगैरह चढ़ा दी थी, उसको लेकर के बड़े कंट्रोवर्शियल हो गए थे, और बीजेपी के भीतर ही काफी उनका विरोध चल रहा था। लेकिन फिर भी उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन वो एक कमजोर कड़ी साबित हुए, और नतीजा क्या हुआ कि वाजपेयी जी जब ऑफिस से बाहर गए थे, तब तो बीजेपी को 138 सीटें मिली थी और कांग्रेस को केवल 7 सीटें ज्यादा 145 मिली थी। वो 138 से भी नीचे गिर करके 116 सीट पर आ गई बीजेपी। बिल्कुल। लेकिन एक नैतिकता तो थी ना उन लोगों में। उन्होंने एक उदाहरण तो पेश किया था ना। आडवाणी जी, चलो वो कंट्रोवर्सी अलग छोड़ दीजिए, लेकिन कुल सारा जीवन उनका, और भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए भी जो समस्तीपुर में उनका रथ रोका गया था सोमनाथ से अयोध्या के रास्ते में जब वो जा रहे थे, वो पूरा एक कायाकल्प अटल आडवाणी ने किया था बीजेपी का, और उसको ऊंचाइयां दी आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 सितंबर में, जब इनको चेहरा बनाया गया प्रधानमंत्री पद का। तो कहने का आशय ये है कि ये लोग कहीं मुकाबले में खड़े होते नहीं हैं। ये कैसे कैसे लोगों को संरक्षण देते रहे, बचाते रहे, किस तरह के कर्म कांड करते रहे। तो इनको भय भी इसी बात का है ना कि इस तरह के सारे कर्म कांड तो हम ही लोग करते रहे हैं, तो हम ही लोग अंदर जाएंगे। आगे को अगर सरकार बन गई तो हम ही लोगों को पद छोड़ने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तो नेता जाएंगे नहीं अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तो किसी, मुझे याद नहीं आ रहा कि इस एरा में किसी मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार की वजह से पद छोड़ना पड़ा हो,
या किसी मंत्री को बाहर जाना पड़ा हो, या मोदी जी की कैबिनेट के ही किसी आदमी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। ये वो आज सीन रहे जो सदन के अंदर हुआ जब अमित शाह जी पढ़ रहे थे और इस प्रकार से बिल फाड़ा-फाड़ी हुई। ये शर्मनाक स्थिति थी। आप देख सकते हैं कि अमित शाह जी के मुंह के ऊपर बिल फाड़ करके फेंका गया और उसमें कल्याण बनर्जी सबसे आगे थे। हालांकि कल्याण बनर्जी को टीएमसी से भी निकाल दिया गया है। तो राजनीति कल्याण बनर्जी की अब कहाँ कांग्रेस की तरफ जाएगी या लेफ्ट की तरफ जाएगी, क्योंकि भाजपा में तो उनके लिए जगह संभावित रूप से मैं नहीं मानता कि बनती है कहीं भी। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये तो बहुत न्यूसेंस क्रिएट करने वाला आदमी है। एक्चुअली बेसिकली ये हाई कोर्ट में वकालत करते रहे और ममता बनर्जी क्यों ऐसे लोगों को प्रमोट करती रही, समझ से बाहर की बात है। लेकिन अपनी ही पार्टी की महिला सांसद के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, ट्वीट करना, बयानबाजी मीडिया में भी करना, और एक हालांकि जिस महिला के बारे में उन्होंने ये इस तरह की बयानबाजी की वो भी कोई दूध की धूली नहीं है। उन्होंने भी कल्याण बनर्जी पर बहुत कुछ कहा था, लेकिन कल्याण बनर्जी चाहे राज्यसभा में रहे या लोकसभा में रहे, दोनों ही जगहों पर जो उनके कुल मिलाकर के भाषण भी हैं और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज रही है मजाक उड़ाने की, स्पीकर्स के भी, लीडर्स की भी, यानी प्रधानमंत्री की भी, गृह मंत्री की भी, बाकी लोगों की भी, वो तो सबके सामने है सब। तो ममता बनर्जी को पहले दिखाई नहीं दे रही थी ये सारी चीजें। तो कल्याण बनर्जी और जिस तरह की हरकत आज हो रही थी लोकसभा में, कोई भी बोल रहा है तो उसके माइक पर जाकर के शोर शराबा करने की कोशिश करना, यहां तक के देश के गृह मंत्री को भी रोकने की कोशिश करना, उनके ऊपर कागजों के गोले बना बना करके फेंकना, ये ना सदन की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप है और ना देश के गृह मंत्री के मर्यादा के अनुरूप है, गरिमा के अनुरूप। फेयर इनफ। जिस प्रकार से सर एक जो चल रहा है इस संजय कुमार का पूरा एक मामला, और हाउस नंबर 0 पर आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ये दर्शकों को भी जानना जरूरी है कि फाइनली अंग्रेजी अखबार को भी लिखने के लिए विवश होना पड़ा ये पूरा हाउस नंबर 0 कि कैसे होमलेस के वोट बनते हैं, और ये 2013 में ही चुनाव आयुक्त और इन लोगों ने ये सारा चीजें किया था। आज प्रधानमंत्री बनाने की बात कह दी तेजस्वी यादव ने सर बिहार के अंदर। मैं वीडियो दिखा देता हूं, सुनवा देता हूं दर्शकों को भी, और वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री, स्वतः ही मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी बन गए। ये चल क्या रहा है सर? 1 मिनट में दर्शकों को पहले वो वीडियो दिखा दूं। जब तक आप भी दर्शकों वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, लाइक का ऑप्शन रहेगा आपकी स्क्रीन के सामने, तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के साथ जो जागरूक करने का काम कर रहे हैं और पूरा गोवा का एकजुट है। आवाज चूंकि थर्ड पर्सन के द्वारा क्लिक करके आई थी तो उतनी क्लियर नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने का वादा कर चुके कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी ने अजय राय को बनारस से विजेता घोषित कर दिया। ईवीएम से चुनाव होना बंद हो गया है क्या ओमकार सर? अभी आपने संजय कुमार का जिक्र किया था, एक बार जरा संजय कुमार पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर एक नजर दौड़ा लेते हैं। जी, ये एफआईआर दर्ज हुई है नागपुर में इनके ऊपर। जी जी, और पुलिस जी हाँ, ये जरा आप स्क्रीन पर ले लीजिएगा। जी, और बहुत संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। बीएनएस की धारा 175, 353, 1B, 212 और 340 1 और 2 के तहत मामला दर्ज किया गया। इन धाराओं में झूठी जानकारी फैलाना,
भ्रामक सामग्री प्रसारित करना और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार सोशल मीडिया पर संजय कुमार द्वारा साझा किए गए पोस्ट और वो केवल भ्रामक थे, बल्कि चुनाव आचार संहिता के संभावित उल्लंघन की श्रेणी में भी आते हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ये भी कि पोस्ट किस मंशा से डाले गए थे। तो संजय कुमार के ऊपर शिकंजा कस दिया गया है और मुझे ऐसा लगता है, मेरा तीसरा नेत्र ये देख रहा है कि संजय कुमार के खिलाफ जो जांच पड़ताल होगी वो कहां तक पहुंचेगी, बस ये देखना दिलचस्प होगा। इनके पीछे कौन था, वो सब अफवाह फैलाने में और बेसलेस सामग्री परोसने में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जांच कहां तक जाती है, ऊंट किस करवट बैठता है। मुझे तो लग रहा है सर कि जो स्थिति बन रही है संजय कुमार के ऊपर, क्योंकि एफआईआर किसी अरे गरे आदमी ने तो नहीं किया, ये तो नागपुर पुलिस ने कर दिया है। जो जितने लोगों ने संजय कुमार का ट्वीट किया और वो डिलीट किया, ऐसा साफ लग रहा था कि एक टूल किट वर्क कर रहा है। एक व्हाट्सएप पर फिक्स ढंग से पोस्ट लिखा गया और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, दर्शकों मैं बता दूं, अपना अपना वीडियो डिलीट करते हुए नजर आ रहे हैं। सब ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं कि सर से नीचे तक सटासट वाली स्थिति बनेगी। एक अमिताभ बच्चन जी की जो फिल्म आई थी ना कि मुंह से ना निकले, वो स्थिति आने वाली है। शुरुआत हो चुकी है मुझे लगता है, और महाराष्ट्र की छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि शुभ ही होगा जो भी होगा, और उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छा होगा, बढ़िया होगा। सर आखिरी प्रश्न इस पूरे प्रकरण से थोड़ा सा हटके, ममता बनर्जी क्यों घबराई हुई है? उनको इस बिल से, उनके मान लीजिए पार्थो के जेल गए थे तो ऐसे थोड़ी ना गए थे, प्योर गोल्ड पकड़े गए थे उनकी गर्लफ्रेंड के हाउस से। मतलब ये वाला हालांकि दुखद था कि मतलब जो ईडी सो ईडी करेगी, लेकिन चूंकि उनकी गर्लफ्रेंड के घर से पकड़ा गया तो पत्नी जो करती घर के अंदर आने के बाद वो अलग मार होती कि अबे एक तो तुम सोना छुपा है और इतना विश्वास नहीं है कि पत्नी को देके जाते तो तुम गर्लफ्रेंड को देके जा रहे थे। ये वाला अकेले मैसेज था। जब आप सर्च करते हैं ना कि बंगाल में ममता बनर्जी के कौन कौन करीबी जेल गए हैं या गिरफ्तार हुए हैं, उनमें पार्थ चटर्जी का नाम नंबर 1 पे आता है, अनुव्रत मंडल का दूसरे नंबर पे आता है, फिर जाकिर हुसैन का आता है, श्रम राज्य मंत्री, फिर मदन मित्रा का आता है। और कौन नहीं जानता है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी जांच चल रही है, उनकी पत्नी के, उनकी साली के खिलाफ भी जांच चल रही है। तो फिर ममता बनर्जी क्यों नहीं परेशान होंगी? परेशान होने का तो बनता है भाई। तो हालांकि 3 बार की चीफ मिनिस्टर हैं, 2011 से लगातार वो चीफ मिनिस्टर हैं, और कितनी बार बहुत संवेदनशील मामलों में हाई कोर्ट की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी उनके शासन प्रशासन को डांट लगी हैं। कई मामलों की सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं, और लगातार राजभवन में चाहे जगदीप धनखड़ हों या मौजूदा बोस साहब हों, सबसे उनके कन्फ्रंटेशन चलते रहे। यहाँ तक कि केसरीनाथ त्रिपाठी भी जब गए थे तो उनके साथ भी। तो एक थोड़ा लिहाज होनी चाहिए, एक गरिमा होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने इन सब चीजों को ताक पर रखा है, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो या एमके स्टालिन हो, और एक समय तो केसीआर 3 बार उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 3 या 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां अलग अलग कार्यक्रमों में गए, और वो उनको रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल के तहत हवाई अड्डे तक नहीं पहुंचे। तो कई ऐसी चीजें हुई हैं, लेकिन आज कहाँ है वो? जनता नहीं देखती क्या इन चीजों को, कि आप लगातार प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पद की जो एक गरिमा होती है उसको भी आप
कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग समय आने पर, ये एक्चुअल में यहाँ की जनता, और सोशल मीडिया का ज़माना है अब तो, अब इतनी जागरूक हो चुकी है, वो इन सारी घटनाओं, सारी बिहेव और मिसबिहेव को तह लगा करके रखती जाती है, और जब समय आता है तो फिर वो सारी तह खोल करके हिसाब किताब बराबर करती है। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जो भी बेचैनी है ममता बनर्जी की, उनके हिसाब से वो सही ही है, और एक्सपोज हो जा रही हैं, एक्सपोज हो जा रही हैं। तो समय सबका आता है साहब। मुझे लगता है कि अभी उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना, अभी बिहार में फिर से सरकार बनना, जाहिर है नीतीश जी ही रहेंगे, और फिर बिल्कुल। अगला पश्चिम बंगाल का। तो ये एक क्रम बन रहा है। मुझे लगता है कि इसके बाद शायद देश की स्थितियां, परिस्थितियां बहुत तेज गति से सुधार की तरफ बढ़ेंगी, क्योंकि बंगाल अपने आप में एक राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आज मैंने भी इस चीज को लिखा कि कितने आस्तीन के सांप भाजपा के बैकयार्ड में, आस्तीन के सांप पीछे जो है वो पल रहे हैं। सीएसडीएस को 2020 में, 21 में, 21-22 में, 23 में लगातार पैसे मिले हैं सरकार के फंड्स, और वो उनके नाक के नीचे सरकारी फंड्स का भी प्रयोग करके इन्हीं की सरकार को गिराने के लिए लगातार आर्टिकल्स के द्वारा ये सारे काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं है सर कि पहले अपने घर की सफाई की जाए, क्योंकि सरकार बदला है और सिस्टम नहीं बदला। ये बार बार सुप्रिया सुनेत भी आजकल खूब कॉन्फिडेंस में बोलती है, सिस्टम में सफाई की जरूरत। देखिए, कुछ गलत संकेत तो सरकार की तरफ से लगातार दिए गए हैं। अब ये बताइए कि जो दिलीप मंडल हैं, हालांकि मैं और वो एक अखबार में साथ काम कर चुके, लेकिन दिलीप मंडल एक जमाने में तो किस किस तरह प्योर। की ट्वीट नहीं करते थे और आलोचनाएं नहीं करते थे, और किस तरह की पाला खींच करके लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, और बिल्कुल। फिर आपने उसको जो है एक लाभ के पद पर बैठा दिया। तो ये चीज, मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण देने की जरूरत क्या थी भाई, जिन्होंने कार सेवकों पर लाठी गोली चलवाई थी, और सरयू जो है वो पूरी खून लाल हो से गई। जो है लबरेज हो गई थी। तो शरद पवार को जरूरत क्या है हद से ज्यादा सम्मान देने की, जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस को निरंतरता में दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं, और कोई सवाल इसलिए नहीं उठा सकता कि ये फैसले, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के स्तर पर होते हैं। लेकिन हम और आप तो सवाल उठा सकते हैं ना, हम तो चर्चा कर बिल्कुल। सकते हैं कि कुछ गलत संकेत दिए जाते हैं समय समय पर। चलिए, 2-3 प्रश्न है, ज्यादा नहीं है, मैं ले लेता हूं। सरकार अच्छा काम कर रही है, विपक्ष को पता चल गया है क्या नहीं करना है, सरकार अपना टारगेट पर फोकस कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मनोज जी। प्लीज ब्रिंग सनातन समीक्षा ऑन जेडी समिट। सर, ये मेरे हाथ में नहीं है, इसके लिए आप गलत जगह कर रहे हैं। इसके लिए तो आपको संजय दीक्षित सर को अप्रोच करना होगा ना। साफ संदेश, साफ संदेश, भ्रष्ट नेता जेल जाएंगे, कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। जनता का विश्वास, सुशासन, पारदर्शिता, ईमानदारी, ये दम सिर्फ मोदी सरकार और बीजेपी में है। जो इसका विरोध करे समझ लो बड़ा काला चोर वही है। योर कमेंट्स। आपने खुद ही कमेंट कर दिया, तो हमें कमेंट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अपोजिशन में फोर्स पीएम टू रिजाइन एमिड वोट चोरी कंट्रोवर्सी। भाई वो तो एक्सपोज हो गया, वोट चोरी हुई कहां? जिसके दम पर उछल रहे थे सीएसडीएस, वो तो खुद ही माफी मांग करके ट्वीट डिलीट करके खिसक लिए। अब तो समय उनका है कि जेल जाने से बचे, जैसा ओमकार सर ने एक्सप्लेन किया। और जो एफआईआर की कॉपी हमने दिखाई, जिनको लग रहा है हल्के में, मैं बता दूं, न्यायपालिका में बड़े से बड़े तुर्रम खान वकील आ जाएंगे। और पता है दूसरा, जो राहुल गांधी के अगेंस्ट जो विनीत जिंदल जी ने
एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो भी बहुत पक्के खिलाड़ी आदमी जिन्होंने खुद एफआईआर कराई है अपने नाम पे कि देश में अराजकता फैलाने का। दोनों आसान नहीं है, मैं बता रहा हूं, आसान नहीं होगा। राहुल गांधी आप लोग देखिएगा वहां जाकर के इसी वोट चोरी के मामले में माफी मांगेगा, तभी बच पाएगा। और उसके लिए सरेंडर का प्रोसेस होता है गुरु। सर ये रमाकांत शुक्ला जी का है, दवायर, लल्लन टॉप, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभय दुबे, प्रज्ञा यादव को देखकर लगता है कि लगता ही नहीं कि फेक न्यूज की फैक्ट्री चल रही है बिना डर के। ये अक्सर कंप्लेन है बीजेपी से कि मतलब जिस प्रकार से फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, कोई आईएमबी मिनिस्ट्री सर एक्शन नहीं ले रहा सर। कुछ इसमें ओंकार भी सर। नीति होगी, कुछ ना कुछ तो रणनीति बनी होगी। वो शायद 100 बार का 100 गालियों का इंतजार किया जा रहा। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की आजकल चर्चा होने लगी है भाई, लाल किले से भी सुदर्शन की बात होने लगी है। चलिए फिर आज के संस्करण में इतना ही, यही प्रश्न थे, ज्यादा प्रश्न आए नहीं थे। दर्शकों कृपया ओशन नेटवर्क और ओमकार चौधरी सर को भी सपोर्ट करें। सर जिस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, मैं भी अक्सर आता जाता हूं और आप लोगों ने सर के विश्लेषण सुने भी हैं। तो द अभिषेक तिवारी शो और हमारी पूरी राष्ट्रवादी कम्युनिटी को एक साथ जुड़िए, क्योंकि एक साथ जुड़ने का समय है, क्योंकि भारत को बचाने का समय है। और ये लड़ाई गुरु अब लंबी जाने वाली है, ये 27-28 तक लड़ाई नहीं निपटेगी, ये मैं क्लियर हूं इस चीज को लेकर के। सर आप शो में आए उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार सर, बहुत प्रणाम, धन्यवाद दर्शकों का भी, आपका भी। जय श्री राम। जय श्री राम।